हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वह है बहुपद। क्लास 9 यानी क्लास 9 में हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। यह उसका परिचय होगा। मतलब कोई भी अध्याय पढ़ने से पहले हम लोग पहले उसके बारे में जान लें कि उस अध्याय में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम उससे सामना करेंगे। और देखिए, जब अध्याय के बारे में आपको पूर्णतया जानकारी हो जाती है कि यह क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हल किया जाएगा, इसको ऐसे हल किया जाएगा, तो जब आप ये सब समझ लेंगे और किताब जब आप स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चन लगाना, तो आपको किसी भी प्रश्न में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलें, आज हम लोग बहुपद में कौन कौन से क्वेश्चन, कितने ऐसे प्रकार के क्वेश्चन है जो आपसे सामना होगा उस अध्याय में। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ और, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। देखिए बाबू, बहुपद क्लास 9 मैथ्स। बात यह आती है कि बहुपद किसे कहते हैं, क्या होता है बहुपद। तो देखिए, बहुपद का शाब्दिक अर्थ है बहुत से पद। जो बहुपद का अर्थ होता है मतलब बहुत से पद, अर्थात जिस व्यंजक में एक से अधिक पद होते हैं वह बहुपद कहलाता है। ठीक है, जिस व्यंजक में एक से अधिक पद होते हैं वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। देखिए, जब आप किताब से सवाल लगाना प्रारंभ करेंगे तो उसमें क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक, तो हम सबसे पहली बात ये पढ़ेंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं। ठीक है जी, कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं। माने इसमें सब एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा और कहेगा बताइए कौन सा बहुपद है और कौन बहुपद नहीं। तो सबसे पहली बात जरा ध्यान दो कि बहुपद नहीं है, इसके बारे में याद रखो, बहुपद नहीं। सबसे पहली बात, बहुपद कौन कौन से नहीं होंगे ये आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। अगर कोई भी किसी भी प्रश्न में, किसी भी समीकरण में अगर कड़ी के अंदर, किसके अंदर, रूट के अंदर, कड़ी के अंदर एक्स वाई जेड यानी चर पद दिखाई दे और वह चर पद एक्स वाई जेड कड़ी से बाहर न निकल पाए तो समझ जाना कि वह बहुपद नहीं है। जैसे अगर आ गया पहला क्वेश्चन कि 3x² प्लस कड़ी में x प्लस 5 और इसमें कह दिया जाए बताओ ये बहुपद है, तो बोलेंगे बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, मैंने आपको बताया कि किसी भी समीकरण में अगर चर पद हो और वह चर पद, किसी भी समीकरण में चर पद कड़ी में हो और वह कड़ी से बाहर न निकल पाए, तो इसे निकाल न सके, तो याद रखना वह हमेशा बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ देखो, ये कड़ी है, कड़ी के अंदर क्या लिखा है, x। अब x कड़ी से तो बाहर आएगा नहीं, जब नहीं आएगा और कड़ी में यह चर x है इसलिए बहुपद नहीं है। जरा यहाँ समझो पुनः, जैसे आ गया कि y² प्लस 3 कड़ी में y प्लस 6
अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं? यहाँ भी देखो आप वाई स्क्वायर ठीक, लेकिन यहाँ कड़ी के अंदर क्या लिखा है वाई, इसलिए यह क्या होगा बहुपद नहीं है। ठीक, ये बहुपद नहीं है। थोड़ा सा इसी में बहुपद है, कैसे आप जानेंगे बहुपद है? इसी सवाल में थोड़ा बहुपद भी जान लो कि अगर कड़ी के अंदर यानी कड़ी से बाहर अगर वो निकल पाए, कोई भी समीकरण में चर पद हो और कड़ी से बाहर वह निकल जाए तो याद रखना वह बहुपद होगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि 2x² प्लस 4 कड़ी में 4 कड़ी में x² प्लस 16। अब इसमें पूछा जाए आपसे, ये बताओ ये बहुपद है? हमने बोला सर आपने तो बोला था कि कड़ी में x y z रहेगा, चर पद रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन बाबू जरा ध्यान दो, मैंने क्या बोला, अगर कड़ी से बाहर निकल जाता है तो बहुपद होगा, लेकिन कड़ी से बाहर ना निकल पाए तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन ये निकल जाएगा, देखो कैसे, 2x² प्लस 4। अब यहाँ देखो x² है ना, कड़ी के अंदर x² है, तो ये बताओ जब x² कभी भी 2 घात रहे तो कड़ी से बाहर आ जाता है, तो x² का वर्गमूल क्या होगा, केवल x हो जाएगा। तो बताओ कड़ी से बाहर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, प्लस 16। तो अब ये बताओ इस समीकरण में कहीं भी कड़ी में चर पद है जो बाहर नहीं निकल पा रहा है? देखो बिल्कुल कहीं तो कड़ी है ही नहीं। और दूसरी बात, x अगर है तो कड़ी के अंदर नहीं है तो बाहर आ गया, इसलिए जब ऐसा मान रहेगा तो लिखेंगे बहुपद है। ऐसे हल भी कर लेना होगा, समझे कि नहीं समझे? चलिए, और इसी के साथ मैंने बता दिया कि ऐसे अगर आए तो बहुपद है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर किसी भी समीकरण में अगर घात माइनस में आ जाए तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे आ गया कि 2x² प्लस 5x पे -3 प्लस 16। अब ये बताओ ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो घात है वह किस में आ गया? माइनस में आ गया। अगर किसी भी प्रश्न में घात माइनस में आ जाए या बटे में आ जाए तो समझ जाना कि वह बहुपद नहीं होगा। तो यह भी होगा बहुपद नहीं। समझ में आ रहा ना बाबू? चलो एक चीज और, अगर कोई भी मान बटे में हो, चर पद बटे में हो, अगर बटे में प्लस हो तो याद रखना वो बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाता है तो घात क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि y + 1 बट्टे y, ये बताओ बहुपद है? आप बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि यह नीचे बट्टे में चर पद है y और y के घात कुछ नहीं, 1 होता है। जब ऊपर आ जाए तो घटवा क्या हो जाए? माइनस हो जाए। जैसे कहीं लिखा जाए कि 2 बट्टे y² है मान लो, तो 2 गुणे ये y पे 2 घात है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगा। +2 है तो -2। अब बताओ घात माइनस में आ गया कि नहीं? यानी जब घात माइनस में आ जाएगा तो बहुपद नहीं है। सीधी सी बात, अगर बटे में दिखाई दे, चर पद दिखाई दे, कि कितना भी हल करो वह घात माइनस में ही आएगा। ठीक है। जब घात माइनस में आ जाएगा, यानी सीधी सी बात, बटे में चर पद दिखाई दे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि घात 1 है, y के घात जब ऊपर जाए तो -1 हो जाए। ठीक है। चलिए, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, अगला पॉइंट एक चीज समझना, अगर किसी भी कड़ी में, आपने तो बोला सर कड़ी में x y z चर पद रहेंगे तो बहुपद नहीं होगा। आप पूछ सकते हो कि सर अगर कड़ी के अंदर अंक हो, अचर पद जैसे 1 2 3 4 5 6 7 गिनती हो केवल, लेकिन उसके साथ x y न हो तो क्या बहुपद होगा? बिल्कुल होगा। कड़ी के अंदर में अंक से कोई मतलब नहीं है, चर पद से मतलब होता है। जैसे अगर यही सवाल दे दिया जाए कि 2x प्लस कड़ी में 4
x प्लस 16 और पूछा जाए बहुपद है, आप बोलोगे सर ये बहुपद है। क्या बोलेंगे? सर ये बहुपद है। क्यों बहुपद है जी? क्योंकि देखो ये कौड़ी में तो है 4, 4 नहीं 3 है मान लो, क्योंकि सर कहोगे सर 4 का वर्गमूल 2 होता है, चलो हम 3 मान लेंगे। तो 2x² प्लस कौड़ी में 3x प्लस 16। अब ये बताओ कौड़ी में 3 है, 3 का वर्गमूल होता नहीं तो 3 कौड़ी से बाहर आएगा नहीं। कौड़ी के अंदर अंक हो उससे मतलब नहीं है, x y नहीं होना चाहिए। अब ये देखो x किधर है? कौड़ी से बाहर है ना, जब बाहर है तो क्या होगा? बहुपद है। ठीक है बाबू। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x² प्लस कौड़ी में 5x प्लस 7 तो बताओ बहुपद है? बोलेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि कौड़ी के अंदर क्या हो गया? x आ गया। ठीक, x तो बाहर आएगा नहीं, तो ये लिखेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा ना? चलो आगे अगला पॉइंट देखते हैं कि किसी भी समीकरण में अगर न आपको कौड़ी दिखाई दे x y z, न बटे में दिखाई दे, न घात माइनस में दिखाई दे, न घात बटे में दिखाई दे, तो सब के सब पद क्या हो जाएंगे? बहुपद। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 6 प्लस कुछ भी लिखते जाओ, ये बहुपद है, लिखेंगे हाँ बहुपद है। समझ में आया? तो बहुपद कौन से नहीं है, अगर ये समझ गए तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन से बहुपद हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इससे आप लोग फटाफट नोट करें, और ये आप लोगों को होमवर्क के रूप में भी मैं दूंगा, या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पहला दूसरा तीसरा कौन बहुपद है कौन नहीं है। पहला सवाल है जैसे 3x² प्लस 4x पे 3 घात प्लस 16, ये बताना है बहुपद है कि नहीं। सेकेंड क्या है? सेकेंड है बाबू y² प्लस 1/3y पर 4 घात प्लस 16। थर्ड 3y² प्लस कौड़ी में 3y प्लस 4। क्या आप 3 बताइएगा कि इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फटाफट इसे आप लोग नोट कर लें। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन, क्या आएंगे, कैसे आप लोगों को अगला क्वेश्चन से सामना होगा। जल्दी फटाफट नोट करें। नोट हो गया? चलिए प्यारे बच्चों, एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि अच्छे से इसका नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि अगर ये आप लोग इसके बारे में अच्छे से समझ गए तो चाहे वो किसी भी राइटर की बुक हो, आपको कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट नोट किया जाए, आगे देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्या? बहुपद की घात। अब हम लोग घात समझेंगे। घात क्या? ठीक है जी, देखो किसी भी समीकरण में घात क्या होता है, ध्यान समझो। किसी भी समीकरण में किसी भी चर पर जो सबसे अधिक घात होती है वही उस समीकरण का घात कहलाता है। किसी भी चर पर माने किसी भी कोई भी समीकरण हो, और समीकरण में याद रखिएगा उस चर पर जो सबसे बड़ी घात होगी वही उसका क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आ गया घात बताइए, घात बताइए 2x पे 3 घात प्लस 5x पे 6 प्लस 16। देखो जी, हमको ये देखना है कि ऊपरा जो माना चर पद के ऊपरा जो बात सबसे बढ़ान के बा वो देखे के। अब देखो जी, यहाँ x है, x के ऊपर क्या है 3 और यहाँ क्या है 6, तो 3 और 6 में कौन बड़ा है? यहाँ आगे से नहीं मतलब है, कहोगे सर ये तो 16 लिखा है, 16 बड़ा होगा ना। ना, हमको ये देखना है चर के ऊपर घात सबसे बड़ी कौन है। यहाँ 3 है और यहाँ 6 है,
तो 3 और 6 में कौन बड़ा है बाबू? 6। तो यहाँ लिखेंगे घात बराबर 6। बताओ समझे कि ना समझे? सेकेंड 3x² प्लस 9x प्लस 16x पर 8 घात प्लस x पर 19 प्लस 20। अब इसमें आपसे पूछा जाए बताओ इसमें घात क्या होगा? आप बता सकते हो सर इसमें जो सबसे बड़ी घात, देखो सबसे बड़ा क्या है? 19 है ना, तो घात क्या हो जाएगा? 19। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। y² प्लस 2, ठीक है। इसमें ऊपर सबसे बड़ी घात क्या है? 2, तो घात बराबर क्या हो जाएगा? 2। फोर्थ नंबर देखते हैं x। एक चीज और समझिएगा, किसी भी समीकरण में अगर चर पद दिखाई दे, चर x y z अगर आपको दिखाई दे और ओकरे ऊपर माने उसके ऊपर कोई घात नजर न आए, कोई भी समीकरण में अगर चर पद दिखाई दे x y z दिखाई दे और उसके ऊपर कोई घात नजर ही न आए, तो समझ जाना वहां एक छिपा रहता है, अर्थात वहां घात क्या होगा? 1। जैसे यहाँ x लिखा है ना, तो x के ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब 1 छिपा है, तो क्या लिखेंगे? घात बराबर 1। समझे कि ना समझे? जैसे मान लो आ गया y, आप कोई पूछे बताओ y पर घात क्या होगा? क्या y के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, तो घात बराबर क्या होगा? 1। समझ में आया बाबू? एक चीज और समझ, अगर कहीं भी आपको चर पद न दिखाई दे, केवल अंक दिखाई दे, केवल गिनती दिखाई दे, तो याद रखना हमेशा उस पर घात 0, मात्र 0 होता है। जैसे अगर कोई पूछे कि बताओ 6 पर घात क्या होगा? ये अंक है ना, इसके साथ x y नहीं आया ना, इसका घात क्या होगा बाबू? 0 होगा। क्या होगा? 0। लेकिन अगर मैं यहीं लिख दूं 6y, क्या लिख दूं? 6y। अब 6 तो है लेकिन एक संगमा का बा चर पद बा, अब y के ऊपर कुछ ना आई तो क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को घात क्या होता है ये आपको जरूर समझ में आया है, ठीक है। तो चलें फटाफट इसे भी नोट करें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन से कैसे सामना आपका होगा। चलो बाबू, घात बताइए, हो गया ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? मानक रूप। मानक रूप में लिखें। अगला क्वेश्चन ये आता है कि मानक रूप में लिखें। अब याद रखना कि किसी भी प्रश्न में कहे कि निम्न समीकरणों को मानक रूप में लिखें, तो याद रखना कि मानक रूप वह होता है या तो आप उस समीकरण को आरोही क्रम में लिखो या तो अवरोही क्रम में लिखो। आपकी मर्जी, या तो आरोही क्रम में लिखो या तो अवरोही क्रम में लिखो, यही उसका मानक रूप होता है। तो मानक रूप में लिखने का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम या अवरोही क्रम, ठीक है बाबू। या तो आरोही क्रम में लिखना या तो अवरोही क्रम में लिखना, वही उसका मानक रूप कहलाता है। तो बात ये आती है आरोही क्या होता है। देखो बाबू, आरोही क्या होता है, जैसे प्रश्न को यानी उसको उसके उच्चारण को ही पढ़ो। एक है अवरोही, एक है आरोही। ध्यान समझो, एक है आरोही और दूसरा क्या है? अवरोही। अब पहला अक्षर देखना आ, आरोही है ना आ। अब ये बताओ आ बड़ा कि अ बड़ा? आ बड़ा ना, तो आ बड़ा है, आरोही हो गया, इसका मतलब हमको बढ़ना है। क्या करना है? बढ़ना है। जब आ गया, अब काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज में रहते हैं कि बढ़ाएं कि घटाएं ना, इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है।
अगर आ गया तो बढ़िए, क्यों? क्योंकि अ के बाद आ पड़ता है। आरोही माने बढ़ना है, और अवरोही का पहला अक्षर अ है, ठीक। तो आ से कम होता है ना, शुरुआत होता है, इसलिए घटना है इसमें। अवरोही में घटना है, आरोही में बढ़ना है। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। जैसे आ गया 2, 4, 10, 1, 13, 9, और इसको करना है क्या? आरोही क्रम में। तो जब आरोही क्रम करेंगे बाबू, तो हम इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है, क्योंकि बढ़ना है। तो सबसे छोटा क्या? 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 4 से बड़ा, 9 से बड़ा, 10 से बड़ा, 13। तो बताओ बाबू, आरोही का मतलब समझे कि नहीं समझे? और उसी प्रकार अगर अवरोही आ जाए तो लिखेंगे घटते क्रम में। घटते क्रम में माने इसमें घटना है बाबू। जैसे 4, 10, 3, 5, 1, 16, तो लिखेंगे अवरोही। घटना माने सबसे बड़का लिखम, फिर ओ से छोटका, फिर ओ से छोटका। तो सबसे बड़ा कौन है जी इसमें? 16, तो लिखो 16। 16 से छोटा 10, 10 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 1। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को मानक रूप के बारे में जरूर समझ में आया होगा। अब मानक रूप से क्वेश्चन कैसे आएंगे वह इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फटाफट इसे आप लोग नोट करें। ठीक है, नोट किया जाए, क्योंकि मार्कर से इंक भी समाप्त हो चुका है। देखिए बाबू, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है अच्छे से पढ़ें, है कि नहीं? और समझ में आ जाना तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ठीक है? इतना आपको ध्यान होना चाहिए बाबू। चलिए आगे चलते हैं। नोट हो गया? चलो आप देखिए, मानक रूप में लिखना है। जैसे आ गया क्वेश्चन 3x पे 4 प्लस 16x माइनस 15 x स्क्वायर माइनस 10, ठीक है जी। अब इसको हमको किस रूप में लिखना है बाबू? किस रूप में लिखना है? मानक रूप में। तो लिखेंगे मानक रूप। तो मानक रूप का मतलब आपको बताया गया, या तो आरोही क्रम में लिखो या तो अवरोही क्रम में लिखो। तो मैं आरोही क्रम में लिखता हूँ, माने छोटे से बड़े क्रम में लिखता हूँ। तो जब भी कहें मानक रूप में लिखें तो आप छोटे से बड़े क्रम में लिखना या बड़े से छोटे क्रम में लिखना। तो सबसे छोटा, अब देखो अंक से मतलब नहीं होता इसमें, हमें घात से मतलब होता है। हमें देखना सबसे छोटहन घात क्या है इसमें। आप बताओ इसमें सबसे छोटा घात क्या है? यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ x पे कुछ ना लिखल बा तो का 1 है। तो सबसे छोटा ही है ना वही। तो क्या हो जाएगा? 16x। बोलो बाबू, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, अब x हो गया, अब एक घात हो गया, इससे बड़ा घात क्या है? ये वाला। तो लिखेंगे माइनस 15 x पर 2 घात। अब इससे बड़ा कौन घात है? 4 वाला। तो लिखेंगे प्लस 3x पे 4 घात। और इससे बड़ा घात क्या है बाबू? 6 घात। तो माइनस 10, यहाँ x लिखो, ठीक है जी, 10x पर 6। ठीक है बाबू? तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक घात वाला हो गया, 2 घात, 4 घात और 6 घात। सेकेंड क्वेश्चन देखें। जैसे आ गया माइनस 2 x पे 4 घात प्लस 5x पर 10 घात माइनस 16x पर 3 घात प्लस 8x पर 6 घात।
और -13। तो यहाँ लिखेंगे मानक रूप। आप लोग फटाफट हमसे पहले लगाएं, इस सवाल को हमसे पहले लगाएं और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से कौन हमसे पहले लगा लिए हैं और कितने लोगों का सवाल सही है। जल्दी लगाइए। लगा रहा है ना, लगाओ फटाफट। मानक रूप लिखना है जी। मानक रूप माने समझ रहे हो ना, छोटे से बड़े क्रम में। चलिए आपको समय दिया गया है, फटाफट लगाएं। लग गया जी। चलो अब याद है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे छोटी घात देखेंगे। आप देखो सबसे छोटी घात क्या है। यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 13। 13 नहीं, 13 के घात क्या होगा, 0 है। 13 का घात क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि अंक है, इसके साथ x y नहीं है, तो सबसे छोटा वाला घात 0 ही ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे पहले, -13। 0 घात हो गया। इससे बड़ा कौन है, 3 घात वाला, तो -16x पर 3 घात। 3 घात से बड़ा 4 घात वाला, -2x पर 4 घात। 4 घात से बड़ा 6 घात वाला, प्लस 8x पर 6 घात। उसके बाद प्लस 5x पर 10 घात। बोलो बाबू, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मानक रूप में क्या लिखने में आपको कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी? नहीं होगी। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा प्रयास आप भी करें। अन्य लोगों में, अन्य बच्चों में यह अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वे बच्चे भी इस दमदार जो समझाने की प्रक्रिया है उसको सभी लोग अच्छे से दमदार तरीके से सीख सकें। तो चलो बाबू, इस पर भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, इसको आप लोग फटाफट करके बताइए। पहला, -2x प्लस 16x पे 3 घात प्लस 8x पे 4 -15। सेकेंड, 16x पर 6 प्लस 4x -3 प्लस 18x पर 19। ठीक है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। तो चलें फटाफट इसे भी आप लोग नोट कर लें। चलो बाबू, मानक रूप भी तो आपको आ ही गया है कि नहीं? बहुत अच्छी बात। अब देखिए, अब इसमें आगे फिर क्वेश्चन से सामना होगा सर्व समीका। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि निम्न सर्व समीका की सहायता से इस क्वेश्चन को, प्रश्न को हल करें। तो कुछ सर्व समीकाएं, कुछ सूत्र हैं सर्व समीकाएं। कुछ सर्व समीकाएं हैं, कुछ सर्व समीका का सूत्र है, इसे आप लोग अच्छे से याद करेंगे। जैसे फर्स्ट, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आ गया तो क्या होता है बाबू, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। कहीं भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर रहे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड, x माइनस वाई का होल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बताओ जी, क्या इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए और तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस। मतलब अगर ये दिखाई देगा x प्लस वाई और x माइनस वाई तो यह भी कर सकते हैं। मतलब ये दिया तो ये करेंगे और ये दिया है तो ये करेंगे। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए एक चीज और, फोर्थ नंबर, अगर x प्लस ए और x प्लस बी दिखाई दे, मतलब जरा ध्यान से समझो, पहला मान और पहला मान
यह x वाला मान चर पद आपको स्पष्ट एकदम बिल्कुल बराबर दिखाई दे और दूसरा मान अलग अलग हो तो क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स और प्लस होता है क्या ए बी। ठीक है, ये आप सभी लोग फार्मूला फटाफट नोट करें, तो इस पर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, नोट हो गया? अब चलिए पहला क्वेश्चन, जैसे आ गया कि निम्न सर्व समीकरण की सहायता से प्रश्न को हल करें, और आ गया आपका मान लीजिए y प्लस 3 का होल वर्ग। ठीक है जी, और क्या करा, इसको सर्व समीकरण की सहायता से क्या करें, हल करें। ठीक है जी, y प्लस 3 या p प्लस 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सर्व समीकरण की सहायता से हल करना, तो ये देखो, इसको आप मान लो क्या x और इसको आप मान लो क्या y, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसी के रूप में है ना। तो सूत्र का होला बाबू एक्स स्क्वायर, x को हमने क्या माना है p को x माना है ना, तो p स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, y को हमने क्या माना था 3, तो 3 का वर्ग करो, प्लस 2xy होता है 2 गुणे x का मान क्या है p गुणे y का मान क्या है 3, तो p स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 प्लस 2 तिया 6p। आप बताइए, आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखो सेकंड पे देख लेते हैं, जैसे आ गया कि p माइनस 2 का होल वर्ग। ठीक है जी, p माइनस 2 का होल वर्ग, यहाँ देखो x माइनस वाई का होल वर्ग के रूप में है कि नहीं। पहले को अगर माइनस है x माइनस वाई का फार्मूला होगा, प्लस में बीच में है x प्लस वाई का फार्मूला लगा लेना। तो पहले को x मान लो और दूसरे को y मान लो, पेंसिल से ऐसे लिख लेना। सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर, पहले x माने हैं p को तो p वर्ग प्लस वाई स्क्वायर प्लस y को हमने क्या माना है 2 का वर्ग माइनस 2xy होता है, तो माइनस 2 गुणे x का मनवा क्या है p गुणे y का मनवा क्या है 2, तो हो गया p स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4p। बताओ सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर आपको ऐसे दिखाई दे, कैसे दिखाई दे कि 3 प्लस x और 3 माइनस x दिखाई दे, मैंने क्या बोला था, इधर का भी पूछ सकता है तो ये बनाना होगा, इधर का पूछेगा तो ये बनाना होगा। जैसे यहाँ देखो 3 प्लस x, आप देखना है आपको क्या कि बिल्कुल दोनों मान बराबर है कि नहीं। देखो x y बिल्कुल मिलना है, लेकिन एक में प्लस और एक में माइनस। तो इस समीकरण में भी देखो, इस सवाल में देखो 3 x बिल्कुल मिला था ना, एक में प्लस और एक में माइनस। तो फार्मूला का हो जाला पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, x का वर्ग तो पहला 3 है तो लिखो 3 का वर्ग माइनस y का वर्ग, y यानी दूसरा क्या है x है, x का वर्ग। समझे कि नहीं समझे? तो 3 त्रिक का 9 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया। जैसे आ गया p प्लस 3 और p प्लस 6, ध्यान समझने का प्रयास करो। देखो पहला इस सूत्र में देखो पहले x बिल्कुल मिलना है, तो यहाँ देखो p और p बिल्कुल मिलना है, दूसरे में a है और इसमें b है, मतलब ये a अलग है, x मिलना है तो यानी p मिलना है, और यहाँ a है और यहाँ b है, मतलब ये दोनों अलग है, 3 है और 6 है। तो ये फार्मूला होगा किसका, जब x प्लस a और x प्लस b के रूप में रहे। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, अब देखो जी पहले इसको x मान लो और इसको a मान लो बाबू, इसको x मान लो और इसको b मान लो, पेंसिल से ऐसे अपने समझने के लिए मान लेना। ठीक है जी, तो x स्क्वायर होता है, x को मैंने क्या माना p, तो p का वर्ग हो गया, प्लस तो लिखो प्लस ब्रैकेट में a प्लस b, a का मान क्या है 3 प्लस b का मान क्या है 6,
ठीक है ना। बगल में क्या है x, तो लिखो x, फिर प्लस ए बी यानी ए गुणे बी, ए का मान क्या है 3, आप गुणे बी का मान का 6, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 3 में 6 जोड़ो 9x प्लस 3 6 18, यही आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप आप सभी लोगों को सर्व समीकरण के तहत आप सभी लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं फटाफट इसे आप लोग नोट करें। हाँ, एक चीज और कि जो भी लोग या जो भी स्टूडेंट्स इस कोडीराम क्षेत्र के आसपास के रहने वाले हैं, 1 जुलाई 2024 से नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है। इससे कई बेहतर अच्छे से आपको पढ़ाई ऑफलाइन में मिलेंगे, तो आप लोग इस अवसर का जरूर लाभ लें। 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है। अब चलिए बाबू अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण यानी बहुपद का वर्गीकरण माने बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। एक चीज याद रखिएगा, बहुपद का वर्गीकरण क्रमशः मुख्य रूप से 2 भागों में किया गया है। फर्स्ट, आप लोग फटाफट मेरे साथ इन सभी सवालों को नोट भी करते चलें। पहला क्या है, पदों की संख्या के आधार पर। पहला क्या है, पहला है पदों की संख्या के आधार पर, यानी बहुपद का वर्गीकरण का पहला पार्ट है पदों की संख्या के आधार पर। एंड सेकेंड क्या है, चर के घात के आधार पर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। बहुपद का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 भागों में किया गया है, बांटा गया है। पहला पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा है चर के घात के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, अब पदों की संख्या के आधार पर हमें कितने पार्ट पढ़ने हैं। पदों की संख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद। क्या है, पदों की संख्या के आधार पर बांटा गया है मुख्य रूप से 4 भागों में। पहला एक पदी बहुपद, सेकंड है द्विपद बहुपद, थर्ड है त्रिपद बहुपद एंड फोर्थ है शून्य बहुपद। फटाफट, द्विपद हो सकता है, इसके द्विपदी भी कर सकती है, द्विपद त्रिपदी। ठीक है ना, तो फटाफट आप लोग इसे आप लोग नोट करें। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद या त्रिपद बहुपद और शून्य बहुपद। एक एक को क्रम से हम लोग पढ़ेंगे कि एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है और त्रिपदी बहुपद क्या होता है और शून्य बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग यह नोट करें, या चलिए यही हम बता देते हैं। पहला क्या पढ़ेंगे, एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद माने जिसमें पदों की संख्या
केवल एक हो, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, केवल एक हो, मात्र एक हो, वही हमारा क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। तो लिखेंगे जिसमें पदों की संख्या मात्र एक हो तो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। जिसमें पदों की संख्या मात्र एक हो तो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे देखो जी 3x मैंने लिख दिया, अब ये बताओ इसमें कितने पद हैं, एक पद है। याद रखिएगा वह पद अलग तब तक नहीं होता है जब तक उसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो। गुणा नहीं, अगर प्लस या माइनस का चिन्ह होगा तो वो बदल जाएगा। अगर प्लस हो गया, एक प्लस है माने दो पद हो गए। अगर प्लस या माइनस कहीं नहीं लिखा है, केवल 3x 4x 5x 5y², तो ये सब के सब एक पदी हैं। क्या है, एक पदी। तो 3x हो गया तो ये क्या हो गया, एक पदी, क्योंकि पद कितना है, एक है। फिर कामा जैसे 2y², इसमें कितना है, एक ही पद है, एक पदी हो गया। 4y/3, तो ये सब एक पदी हो गया। यानी जिसमें पदों की संख्या मात्र एक हो तो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। सेकंड क्या है बाबू, द्विपदी बहुपद। सिंपल सी बात। इसमें मैंने क्या बोला, जिसमें पदों की संख्या मात्र एक हो एक पदी कहलाता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, जिसमें पदों की संख्या दो हो वह क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। तो लिखेंगे जिसमें पदों की संख्या दो हो तो, जिसमें पदों की संख्या दो हो तो वह द्विपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, जिसमें पदों की संख्या दो हो तो वह द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, किसी भी प्रश्न में प्लस या माइनस वह अलग करने का कार्य करता है, गुणा अलग नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 3x + 4, अब प्लस आ गई ना, तो यहाँ के पद हो गए, एगो हई एगो हई, कितना पद बोल, दो पद बोल कि नहीं, एगो ही और एगो द्विपदी हो गया। कामा अपने मन से कुछ भी दे दो। 3y² - 16, कितने पद हो गए, एक किया और एक किया, दो पद हो गया। कामा 2y + 16 या 2y पे 4 + 16, इसमें कितने पद हैं, दो पद है, एक और एक दो। ठीक, तो प्यारे बच्चों आई होप आप सभी लोगों को एक पदी द्विपदी जरूर समझ में आया होगा। फटाफट इसे आप लोग नोट करते चलें। ठीक है ना जी, चलो बाबू, अच्छी बात, समझ में आना चाहिए और आएगा भी। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, त्रिपदी बहुपद। ठीक है जी, सिंपल सी परिभाषा, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो लिखेंगे जिसमें पदों की संख्या 3 हो तो वह त्रिपदी बहुपद कहलाता है। समझ में आए, जिसमें पदों की संख्या 3 हो वह त्रिपदी बहुपद कहलाता है। 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे 2x पे 3 घात + 4x + 5। अब ये बताओ हमें कितना पद बा, 3 को बाना, देखा एगो पद है, प्लस लग गई तो दूसरा हो गई, प्लस लग गई तीसरा, कितने पद हो गए, 3, 1 2 3, तो कितने पद हो गए, 3, तो क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। कामा -2y + 16 + 8y/3
बताओ जी, इसमें कितना पद है? दो तीन पद है ना, 1 2 3, तो क्या कहलाया? त्रिपदी बहुपद। तो प्यारे बच्चों, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग फोर्थ लास्ट क्या है इसमें? शून्य बहुपद। अब देखिए शून्य बहुपद क्या होता है? जिसमें सभी गुणांक, जिसके सभी गुणांक 0 हो, गुणांक 0 हो, वही क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। तो लिखेंगे जिसमें सभी गुणांक शून्य हो वह शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है जी, जिसमें सभी गुणांक शून्य हो वह शून्य बहुपद कहलाता है। गुणांक का मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर या एक्स वाई के पहले जो 0 अगर आपको दिखाई दे वही क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। जैसे आ गया, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर के पहले 0, इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 0, इसलिए क्या हो गया? शून्य बहुपद। समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, पदों की संख्या के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद। आप सभी लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, चर के घात के आधार पर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? चर के घात के आधार पर। अगर ये सभी आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो अध्याय में बहुपद में कहीं किसी प्रकार से कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। अब देखो, दूसरा है चर के घात के आधार पर। ठीक है जी, देखिए चर के घात के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। क्या क्या होता है? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो पहला लिखेंगे रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। पहला पढ़ेंगे हम लोग रैखिक बहुपद, समझने का प्रयास करें। रैखिक बहुपद क्या होता है? वह समीकरण जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 1 हो, वह समीकरण जिसमें घात की अधिकतम संख्या 1 हो वही क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। तो लिखो वह समीकरण जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 1 हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है जी, वह समीकरण जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। माने घात अधिक से अधिक 1 होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 4x + 16। ठीक है जी, अब ये रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो इसमें सबसे अधिक घात अगर कोई है तो 1 है, 1 से अधिक नहीं है। क्योंकि यहाँ x लिखल बा ना, x के ऊपर कुछ ना तो का हो, 1 छिपल रही ना, तो घात कितना बा? 1, ऐसे का हो जाए रैखिक बहुपद हो जाए। समझ में आया? जैसे 3y - 16, y के ऊपर कुछ नहीं तो घात क्या है? 1। तो प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। चलो बाबू, सेकंड है द्विघात
बहुपद। देखो द्विघात बहुपद क्या होता है? वह समीकरण जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 2 होती है वह क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। तो क्या लिखेंगे बाबू? वह समीकरण जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 2 हो तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है जी। वह समीकरण जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 2 हो तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, समझ में आया? ये नहीं कि कहीं 3 घात हो, कम से कम 2 होना चाहिए। अगर किसी भी समीकरण में कम से कम 2 घात हैं तो वह क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे आ गया 2x पे 4 घात, सॉरी 2x पे 2 घात प्लस x प्लस 4। अब देखो जी, इसमें घात की अधिकतम संख्या कितनी है? 2 है ना? बताओ, 2 से अधिक भी बता नहीं है ना? तो जब घात की अधिकतम संख्या 2 है तो वह क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे आ गया 3x या 3y माइनस 4y पे 2 घात प्लस 16। इसमें बताओ घात की अधिकतम संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो चलें फटाफट इसे भी आप लोग नोट करें। अब लोग हम लोग चलते हैं बाबू त्रिघात बहुपद। चलिए देखिए, यानी वह समीकरण जिसमें घातों की अधिकतम संख्या कितनी हो? 3 हो, वह क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। और थोड़ा 2 सेकेंड प्यास लगी, थोड़ा पानी पी ले, ठीक है? चलो बाबू, क्या किया जाए? गर्मी है तो पानी पीना ही पड़ेगा। चलिए, थर्ड क्या है? त्रिघात बहुपद। ठीक है जी। त्रिघात बहुपद क्या होता है? क्यों गिर रहे हो भाई? गिरो मत। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है? वह समीकरण जिसमें घातों की अधिकतम, वह समीकरण जिसमें घातों की अधिकतम संख्या 3 हो तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है बाबू? तो वह समीकरण जिसमें घातों की अधिकतम संख्या कितनी हो? 3 हो तो वह क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे दो एक्स माइनस 3x पर 3 घात प्लस 4x प्लस 5। इसमें देखो इतना बड़ा समीकरण है ना, इसमें घात की अधिकतम संख्या कितनी है? यहाँ 2 है, 3 है, 1 है, यानी सबसे अधिक घात क्या है? 3 है, इसलिए क्या कहलाया? त्रिघात बहुपद कहलाया। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा कि चर के घात के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और
त्रिघात बहुपद। ठीक है जी। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है समझ में आया? कि वह समीकरण जिसमें घातों की अधिकतम संख्या कितनी हो, 3 हो, वह क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो फटाफट इससे भी आप लोग नोट करें। चलो बाबू, समझ में आता ना? चलिए, आना भी चाहिए। आप देखो अंतिम सवाल, एक्स स्क्वायर का गुणांक अंतिम सवाल क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे पेपर में आ जाता है, क्वेश्चन में आपके किताब में मिलेगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखें। एक्स स्क्वायर के गुणांक कैसे लिखेंगे? किसी भी प्रश्न में एक्स स्क्वायर के पहले अगर जो भी अंक लिखा रहता है, पुनः समझो, एक्स स्क्वायर के पहले जो भी अंक लिखा रहता है वही हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। सिंपल सी भाषा में सिंपल सी परिभाषा, अपने मन से याद करने की कोशिश करो, रटने की जरूरत नहीं है। कि लिखेंगे किसी भी समीकरण में एक्स स्क्वायर के तुरंत पहले जो भी अंक लिखा हो वह एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। ठीक है जी। किसी भी समीकरण में एक्स स्क्वायर के तुरंत पहले जो भी अंक लिखा हो वह एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। ठीक है ना? किसी भी समीकरण में एक्स स्क्वायर के पहले, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें, पहला आ गया -2x + 4x² + 15, सेकेंड 2x पे 4 घात -3x पे 6 घात + 5x² + 16, थर्ड 5x पे 3 घात -2x² + 15, फोर्थ 4 - x² एंड फिर x² + 16। देखो जी, इंक समाप्त हो गया है कि नहीं? चलिए देखो बाबू कि इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब हमको देखना एक्स स्क्वायर के पहले का लिखल बा, क्या लिखा है जी? +4। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या लिखा है? 4। यही हमारा आंसर है। सेकेंड में देखो, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा है बाबू? 5 ना, तो क्या हो जाएगा? 5। फिर इसमें देखो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा है? -2, तो क्या हो जाएगा? -2। फिर यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के पहले कोनो अंक लिखल बा का? कोई भी अंक लिखा है? 2, 4, 5, 6 नहीं लिखा है ना? तो किसी भी प्रश्न में एक्स स्क्वायर के पहले कुछ भी अंक ना दिखाई दे गिनती, तो वहाँ 1 छिपा रहता है, यानी हो जाएगा 1, लेकिन माइनस बना तो -1 हो जाएगी। ये गलती मत करना है। फिर यहाँ देखो
लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, अब देखो एक्स स्क्वायर के पहले कुछ लिखा है नहीं लिखा है, जब कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा 1। तो फटाफट आप लोग इसे भी नोट करें तो हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलो हो गया, चलो कुछ आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसे आप लोग जरूर लगा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, घात बताइए। ठीक है, फर्स्ट 2x पर 6 माइनस एक्स प्लस 14 एक्स पर 16 प्लस 18। दूसरा है माइनस 3x प्लस 16 प्लस 20 एक्स पर 6। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मानक रूप में लिखें। ठीक है, मानक रूप में कैसे, क्वेश्चन आ गया आपका माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x पर 6 घात प्लस 10 x पर 14 माइनस 6 x पर 3 घात। ठीक है, सेकेंड 16x पे 2 घात माइनस 8 प्लस 17x पर 6 घात प्लस 18x पर 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। ठीक है, जैसे फर्स्ट 2x माइनस 3x पर 2 घात प्लस 16। सेकेंड 4x स्क्वायर माइनस 5x पर 3 घात प्लस 16x पर 6 घात। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को आज का सभी के सभी क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे अन्य मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।